नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हमेशा की तरह दो कहानियां हैं। दोनों ही सच्ची और दिलचस्प हैं, इसलिए आप आखिर तक जरूर देखना। आज की पहली कहानी उत्तर प्रदेश की है। ये बात 2025 की है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ कानपुर रोड पर बंथरा थाना आता है। इसी थाने के क्षेत्र के दादूपुर में डेस्टिन सिटी कॉलोनी है, जहां स्वास्तिक एसोसिएट कंपनी के मालिक विवेक सिंह रहते थे। उनकी कंपनी गाड़ियों की रिकवरी का काम करती थी। 9 सितंबर की सुबह विवेक सिंह के घर काम करने वाली नौकरानी संगम थारू दफ्तर की सफाई करने गई। जब वह दूसरे कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि वहां कुणाल की लाश पड़ी है। बेड के चारों ओर खून फैला हुआ था। ये देखकर वह डर गई और घबराकर कांपने लगी। वह तुरंत भागती हुई विवेक सिंह के घर पहुंची और उन्हें बताया कि कुणाल की हत्या हो गई है। विवेक सिंह ने जैसे ही हत्या की खबर सुनी, उन्होंने बिना समय गवाए कुणाल के भाई सौरभ शुक्ला को साथ लिया और तुरंत कंपनी के ऑफिस पहुंच गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने पुलिस को फोन कर घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही बंथरा थाने के एसएचओ राजेश कुमार सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। थोड़ी देर बाद डीसीपी निपुण अग्रवाल और एसीपी विकास कुमार पांडे भी वहां आ गए। उन्होंने स्वास्तिक एसोसिएट कंपनी के दफ्तर का बारीकी से निरीक्षण किया। कुणाल का शव खून से लथपथ बेड पर पड़ा था। एसएचओ राजेश कुमार सिंह की टीम ने ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की। कुछ कैमरे गायब थे, जबकि कुछ टूटे फूटे और बिखरे हुए मिले। यह देखकर पुलिस को अंदाजा हो गया कि हत्यारा बहुत चालाक है और उसने जानबूझकर सबूत मिटाने की कोशिश की है। हत्या की सच्चाई जानने के लिए पुलिस ने सबसे पहले घटनास्थल की पूरी जांच की और फिर कंपनी के कर्मचारियों से पूछताछ शुरू की, लेकिन किसी के पास कोई पक्की जानकारी नहीं थी। कुणाल के बड़े भाई सौरभ सिंह को मौके पर बुलाकर शव दिखाया गया। शव देखकर साफ लग रहा था कि कुणाल की आंखों पर बुरी तरह वार किया गया था। वे बुरी तरह कुचली हुई थीं। पुलिस को वहां कुणाल का मोबाइल फोन भी नहीं मिला। पूरा हाल देखकर पुलिस को शक हुआ कि कंपनी के ही किसी अंदर के व्यक्ति ने हत्यारे की मदद की होगी। जांच के दौरान कर्मचारियों ने बताया कि कुणाल ऑफिस में बने कमरे में ही सोया करता था। वह हर रात दरवाजा अंदर से बंद कर लेता था, लेकिन हो सकता है कि वारदात वाली रात उसने ज्यादा शराब पी ली हो और बिना दरवाजा बंद किए ही बेड पर जाकर सो गया हो। फॉरेंसिक टीम के साथ पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई। ऑफिस के बगल में खाली पड़े प्लॉट से खून से सनी एक लोहे की रॉड बरामद की गई। पास की झाड़ियों में पुलिस को सीसीटीवी कैमरा और उसका डीवीआर भी मिल गया। घटनास्थल पर पंचनामा करने से पहले कुणाल की मां को शव को ठीक से देखने नहीं दिया गया, क्योंकि उसका चेहरा बहुत बुरी तरह से कुचला हुआ था। देखकर कोई भी विचलित हो जाता। जांच के दौरान पता चला कि शाम को ऑफिस बंद करने के बाद कुणाल, विवेक और वसीम खान अक्सर ऑफिस में ही बैठकर खाने पीने की पार्टी करते थे। कुणाल अक्सर घर नहीं जाता था और ऑफिस के कमरे में ही सो जाता था। पुलिस को शक हुआ कि कुणाल की हत्या रिकवरी के काम से जुड़े किसी विवाद में की गई है। बंथरा के डेस्टिनी कॉलोनी का रहने वाला 26 साल का कुणाल शुक्ला स्वास्तिक एसोसिएट्स में रिकवरी एजेंट के तौर पर काम करता था। लोगों के अनुसार विवेक और कुणाल के बीच लेन देन को लेकर अक्सर बहस होती रहती थी। यहां तक कि पार्टी के दौरान भी दोनों के बीच कई बार झगड़े हो चुके थे। इन सभी बातों को देखते हुए पुलिस ने अंदाजा लगाया कि कुणाल की हत्या रंजिश के चलते की गई होगी। पुलिस ने आगे की जांच के लिए कुणाल और विवेक दोनों के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाईं। शुरुआती जांच में यह साफ हो गया कि कुणाल के सिर पर किसी भारी चीज से वार करके उसकी हत्या की गई थी। कुणाल के बड़े भाई सौरभ सिंह ने इस मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने बीएनएस की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू की। कंपनी के भरोसेमंद सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस एक अहम नतीजे पर पहुंची। हत्या से पहले विवेक सिंह ने अपने साथी वसीम खान से फोन पर बात की थी। साथ ही कुणाल के मोबाइल रिकॉर्ड से पता चला कि उसकी बातचीत अक्सर विवेक सिंह की पत्नी मालती सिंह से भी होती थी। इन डिजिटल सबूतों के आधार पर पुलिस को कुणाल हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। विवेक सिंह और वसीम खान दोनों को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की गई। पूछताछ में वसीम खान ने कबूल कर लिया कि हत्या उसी ने की थी। वसीम ने बताया कि 8 सितंबर 2025 को ऑफिस में ही हत्या की योजना बनाई गई थी। विवेक सिंह ने उसे इस काम के बदले मकान देने का लालच दिया था। पैसे के लेन देन को लेकर वसीम और कुणाल के बीच पहले से ही मनमुटाव था, इसलिए वह इस साजिश में शामिल हो गया।
पूछताछ में सामने आया कि विवेक सिंह को अपनी पत्नी और कुणाल के बीच बने अवैध संबंधों की जानकारी मिल चुकी थी, जिससे उसकी बदनामी हो रही थी। इसी बात से नाराज होकर विवेक ने कुणाल को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। विवेक ने वसीम अली खान, जो मूल रूप से गाजीपुर जिले के करीमुद्दीनपुर के महेन गांव का रहने वाला था और लखनऊ के सरोजनी नगर गौरी बाजार में किराए पर रहता था, को इसमें शामिल किया। विवेक ने वसीम से वादा किया कि अगर वह काम पूरा कर दे तो उसे नया मकान बनवा कर दिया जाएगा। योजना के तहत विवेक ने ऑफिस में पहले से ही लोहे की रॉड रखवा दी थी। सही मौका देखकर उसने वसीम को संकेत दिया और उसी रात वसीम ने कुणाल की हत्या कर दी। यह बयान पुलिस के लिए बहुत अहम साबित हुआ। वसीम को हिरासत में लेने के बाद 10 सितंबर को एसएचओ राजेश कुमार सिंह अपनी टीम के साथ स्वास्तिक एसोसिएट कंपनी के ऑफिस पहुंचे और वहां से विवेक सिंह को गिरफ्तार कर लिया। जब विवेक से डीसीपी निपुण अग्रवाल के सामने पूछताछ की गई तो उसने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। विवेक ने बताया कि रात को उसे पता चला था कि कुणाल ऑफिस में अकेला है। उसने यह जानकारी वसीम अली खान को दी है, जो मौके पर पहुंचा और लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ वार कर कुणाल की हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने लोहे की रॉड को ऑफिस के बगल वाले प्लॉट में फेंक दिया और वहां से भाग गया। पुलिस ने बाद में वही लोहे की रॉड बरामद कर लिया था। वसीम ने बताया कि हत्या करने के बाद वह कुणाल का मोबाइल लेकर गिट्टी प्लांट की तरफ गया, जहां विवेक पहले से उसका इंतजार कर रहा था। वहां उसने अपने खून से सने कपड़े धोए और उन्हें पॉलीथिन में रखकर प्लांट के पास बने टॉयलेट में छिपा दिया। इसके बाद उसने दूसरी टी-शर्ट पहनी और पकड़े जाने के डर से कुणाल का मोबाइल नाले में फेंक दिया। पुलिस की जांच में सामने आया कि विवेक सिंह उत्तर प्रदेश के लखनऊ कानपुर रोड पर बंथरा थाना क्षेत्र के दादूपुर डेस्टिनी सिटी कॉलोनी में रहता था। उसकी कंपनी स्वास्तिक एसोसिएट्स गाड़ियों की रिकवरी का काम करती थी। करीब 4 साल पहले कुणाल शुक्ला, जो अयोध्या के धनुआपुर गांव का रहने वाला था, कंपनी में काम करने आया था। 26 साल का हट्टा-कट्टा होशियार और मिलनसार युवक होने के कारण विवेक ने उसे जल्दी ही रिकवरी एजेंट के रूप में अपने साथ जोड़ लिया। कुणाल ने काम को अच्छी तरह संभाल लिया, जिससे कंपनी की आमदनी बढ़ने लगी और विवेक उस पर काफी भरोसा करने लगा। कुणाल के पापा अशोक शुक्ला फैजाबाद रोडवेज डिपो में ड्राइवर थे। उन्होंने दादूपुर में अपना घर बनवा लिया था। कुणाल अपनी मम्मी सुधा और बड़े भाई सौरभ शुक्ला के साथ वहीं रहता था। पास ही विवेक सिंह का घर भी था। इस वजह से कुणाल और विवेक काफी नजदीक हो गए थे। धीरे धीरे कुणाल विवेक के घर भी आने जाने लगा। दोनों परिवारों में अच्छे रिश्ते बन गए थे। कुणाल हर काम में विवेक का भरोसा जीत चुका था, इसलिए दोनों के बीच दोस्ती और गहरी हो गई थी। काम खत्म होने के बाद अक्सर ऑफिस में देर रात तक पार्टी करते और कभी-कभी बाहर भी साथ जाते। कई बार जब विवेक शराब पीकर ज्यादा नशे में हो जाता तो कुणाल ही उसे सहारा देकर घर तक छोड़ देता। उस समय विवेक की पत्नी मालती भीतर ही भीतर परेशान हो जाती थी, जबकि कुणाल मजाक में हल्की-फुल्की बातें कर देता। हालांकि कुणाल के मजाक से मालती को ज्यादा बुरा नहीं लगता था, लेकिन सच ये था कि विवेक अक्सर शराब पीकर नशे में हो जाता था, जिससे मालती परेशान रहती थी। कुणाल यह बात अच्छी तरह समझ गया था। वह मालती की तकलीफ और परेशानियों को भांपकर उसे सहानुभूति और प्यार से सहारा देता था। एक दिन कुणाल और मालती साथ थे, जबकि विवेक दूसरे कमरे में शराब के नशे में सो रहा था। मालती थोड़ी बहक गई और अपने मन की बातें कुणाल से बोलने लगी। वह पति से मिलने वाले प्यार और सुख की कमी के बारे में बता रही थी। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं और उस वक्त उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि वे गलत कर रहे हैं। कुणाल भूल गया कि वह अपने मालिक की पत्नी के साथ है और मालती भी भूल चुकी थी कि उसने पति के दूसरे कमरे में रहते हुए गैर मर्द के साथ संबंध बनाए। सुबह होने से पहले मालती ने कुणाल को अपने कमरे से बाहर भेज दिया और दिन की रूटीन में ऐसे लगने लगा जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही नहीं। विवेक भी ऑफिस जाने की तैयारी में लगा था। इस दौरान उसकी नजर बेड के एक किनारे पड़े कुणाल के पर्स पर गई। उसने पर्स उठाया और मालती से पूछ लिया, "ये कुणाल का पर्स यहाँ कैसे?" मालती ने बड़ी आसानी से जवाब दिया, "तुम तो नशे में थे और मुझसे पूछ रहे हो। कल रात तुम्हें नशे की हालत में यहीं छोड़ दिया था, तभी उसका पर्स यहाँ गिर गया। मैंने ही उसे बेड पर रख दिया ताकि वापस कर सको। ले जाओ, वापस कर देना।" मालती ने रात की सारी बातें छुपा दी और विवेक ने भी पर्स को देखकर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक बार जब कुणाल और मालती एक दूसरे के करीब आए
तो उनके बीच की हिचकिचाहट और शर्म की सीमा खत्म हो गई। मालती जब चाहती कुणाल को बुला लेती और कुणाल भी इस बात की ताक में रहने लगा कि कब विवेक किसी काम के लिए शहर से बाहर जाएगा। उनका रिश्ता धीरे धीरे छुप छुप कर चलता रहा, लेकिन वे लंबे समय तक विवेक की नजरों से नहीं बच सके। मालती के बदलते व्यवहार और कुछ बातों से विवेक को शक हुआ। उसने चुपके से देखा और सब समझ गया। विवेक इस पर चुप नहीं बैठा और सीधे मालती से बात की। उसने उसे सख्ती से मना किया कि ऐसा न करे, लेकिन मालती इससे नाराज हो गई और उलझ गई। उसने विवेक पर झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए और बिजनेस में आने वाले घाटे और परेशानियों का गुस्सा भी उसी पर निकालने लगी। इस तरह वह अपने पति से नाराज हो गई। विवेक हैरान रह गया। वह कुणाल से इस बारे में बात कर सकता था। कुणाल से विवेक का पैसों के लेन देन का भी झगड़ा था। वह जानता था कि अगर उसने अपनी पत्नी के साथ कुणाल के अवैध संबंधों के बारे में बात की तो उसे बहुत सारा पैसा गंवाना पड़ सकता है। इस बात ने उसे तनाव में डाल दिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे और क्या न करे। दूसरी तरफ कुणाल का विवेक की पत्नी का मिलना जुलना ज्यादा हो रहा था। इस सब को भूलने के लिए विवेक दिन रात शराब पीने लगा। घर पर जब होश में होता तो अक्सर पत्नी से झगड़ा हो जाता। उसके दिमाग पर चारों तरफ दबाव था। उसने पत्नी से भी बात करने की कोशिश की और कुणाल को इशारों इशारों में समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार विवेक ने कुणाल के खिलाफ कदम उठाने का फैसला किया। उसने अपने कर्मचारी वसीम अली खान को पूरी योजना समझाई और कहा, अगर तू मेरा काम कर देगा तो बदले में मैं तुझे 100 गज का फ्लैट दे दूंगा। वसीम ने सब ठीक से समझा और हामी भर दी। उस दिन 8 सितंबर को विवेक के ऑफिस में शराब की पार्टी चल रही थी। उस दिन केबिन में वसीम नहीं बल्कि कुणाल शुक्ला था। कुणाल नशे में आधा बेहोश था, जबकि विवेक होश में था। आमतौर पर जब दोनों साथ में शराब पीते तो ज्यादा नशे में विवेक को कुणाल सहारा देकर घर तक पहुंचाता था, लेकिन उस रात उल्टा हुआ। कुणाल ही ज्यादा नशे में था और उसे घर पहुंचाने के लिए सहारे की जरूरत थी। विवेक ने कुणाल को सहारा देकर बेडरूम में सुला दिया। ज्यादा नशे में होने की वजह से कुणाल तुरंत सो गया। रात के 11 बज चुके थे। तब विवेक अपने घर चला गया। जाने से पहले उसने वसीम को फोन कर बताया कि कुणाल ऑफिस के बेडरूम में सो रहा है। असल में कुणाल को ज्यादा शराब पिलाना और उसे नशे की हालत में बेडरूम में सुला देना, यह सब विवेक की पहले से बनाई योजना का हिस्सा था। प्लान के मुताबिक जैसे ही वसीम को विवेक की कॉल मिली, वह तुरंत तैयार हो गया। वह समझ गया कि अब काम शुरू करना है। थोड़ी ही देर में वसीम विवेक के ऑफिस पहुंच गया। वह सीधे उसी जगह गया जहां कुणाल बेसुध सो रहा था। कुणाल शराब के नशे में गहरी नींद में खर्राटे ले रहा था। वसीम ने कमरे में इधर उधर नजर दौड़ाई। उसकी नजर उस लोहे की रॉड पर गई जिसे उसने एक दिन पहले कोने में छिपा दिया था। उसके दिमाग में कई बातें एक साथ कौंध गईं। फ्लैट, सोता हुआ कुणाल और विवेक का मायूस चेहरा उसके दिमाग में तैरने लगे। साथ ही उसे अपनी सुरक्षा, पुलिस और कानून का भी डर लगा। फिर उसकी नजर कमरे के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे पर गई। उसने पहले कैमरा हटाया और फिर उसका डीवीआर भी हटा दिया। थोड़ी देर के लिए उसे राहत की सांस मिली। अगले ही पल वसीम ने फुर्ती से लोहे की रॉड को दोनों हाथों में पकड़ लिया और कुणाल के सिर पर तेजी से वार करना शुरू कर दिया। अचानक हुए हमले से कुणाल कुछ समय के लिए छटपटाया। चीख निकली और जल्दी ही उसकी मौत हो गई। वसीम ने लोहे की रॉड से 2-3 और वार किए। इसके बाद वह ऑफिस से सीसीटीवी और डीवीआर लेकर भाग गया और उन्हें बाहर झाड़ियों में फेंक दिया। 8-9 सितंबर की रात वसीम अली खान ने योजना के मुताबिक हत्याकांड को अंजाम दे दिया। उसने बचने के तरीके भी अपनाए, लेकिन पुलिस की गहन जांच और कानून के लंबे हाथों से वह बच नहीं पाया। 10 सितंबर को दोनों आरोपियों को पुलिस अधिकारियों के सामने पेश किया गया। उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया और केस अभी अदालत में चल रहा है। आज की दूसरी कहानी उत्तर प्रदेश के गोंडा की है। ये बात 2019 की है। 25 नवंबर 2019 की बात है। उत्तर प्रदेश के गोंडा का रहने वाला रमेश गुप्ता घर पर बिस्तर पर लेटा आराम कर रहा था। तभी उसका फोन बजा तो उसने फोन उठाया और बात की। फिर कपड़े बदले और छोटे भाई सुरेश से कहा कि वो मनोज के घर जा रहा है। अगर जरूरत पड़ी तो वहीं रुक जाएगा। असल में मनोज गुप्ता के ससुर बीमार थे और सुरेश अक्सर उनकी देखभाल के लिए वहां जाता था। दोनों परिवारों में काफी अच्छे रिश्ते थे। रमेश को गए काफी देर हो गई। जब वह वापस नहीं आया तो सुरेश ने सोचा कि वो मनोज के घर रुक गया होगा।
लेकिन जब 26 नवंबर की सुबह तक भी रमेश घर नहीं लौटा, तो सुरेश ने मनोज गुप्ता को फोन किया। मनोज ने बताया कि रमेश तो कल रात उनके घर आया ही नहीं था। ये बात सुनकर सुरेश परेशान हो गया। उसने रमेश को ढूंढने के लिए हर जगह तलाश की जहां वो जा सकता था, लेकिन रमेश का कुछ पता नहीं चला। 30 साल का रमेश गुप्ता अपने परिवार के साथ गोंडा के थाना कोतवाली इलाके की विष्णुपुरी कॉलोनी में रहता था। जब सुरेश रिश्तेदारों और दोस्तों से पूछते पूछते थक गया, तो उसने 29 नवंबर को कोतवाली थाने जाकर अपने भाई रमेश की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। कोतवाल आलोक राव ने सुरेश की शिकायत पर रमेश गुप्ता की गुमशुदगी दर्ज कर ली। इसके बाद उन्होंने उसकी तलाश शुरू कर दी। गोंडा शहर के सिविल लाइंस इलाके में अफीम कोठी मोहल्ले के पास एक खाली मैदान है, जिसमें बहुत सारी झाड़ियां थीं। 2 दिसंबर को जब कुछ लोग वहां गए, तो उन्हें तेज बदबू आने लगी। जब लोगों ने आसपास देखा तो एक सूखे कुएं में लाश पड़ी मिली। कुआं आधा मिट्टी से भरा था, इसलिए लाश का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। लोगों ने पहचान लिया कि वो लाश विष्णुपुरी कॉलोनी के रहने वाले रमेश गुप्ता की थी। रमेश के घर से उस जगह की दूरी सिर्फ 200 मीटर थी। वहां मौजूद लोगों में से एक आदमी ने जाकर रमेश के भाई सुरेश गुप्ता को बताया कि रमेश की लाश मिल गई है। सुरेश तुरंत मौके पर पहुंचा और उसने कुएं में पड़ी लाश को देखकर पहचान लिया कि वो उसके भाई रमेश की ही है। सुरेश ने तुरंत कोतवाल आलोक राव को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर आलोक राव, एसएसआई राजेश मिश्रा और बाकी पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। वहां पहले से ही भारी भीड़ जुटी हुई थी। पुलिस ने लाश को कुएं से निकलवाया। लाश काफी सड़ चुकी थी, इसलिए उसे देखकर मौत की वजह साफ नहीं हो पा रही थी। इसी बीच एसपी राजकरण नैयर और एएसपी महेंद्र कुमार भी मौके पर पहुंच गए। लाश देखने के बाद उन्होंने रमेश के भाई सुरेश से पूछताछ की। सुरेश ने शक जताया कि उसके भाई की हत्या में उसकी प्रेमिका मानसी का हाथ हो सकता है। वैसे भी अफीम कोठी मोहल्ले में ही मानसी चौरसिया का घर था, जो वहां से करीब 100 मीटर की दूरी पर था। सुरेश से पूछताछ के बाद पुलिस ने मौके की कार्रवाई पूरी की और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिर सुरेश की शिकायत पर मानसी चौरसिया के खिलाफ धारा 302 और धारा 201 के तहत केस दर्ज कर लिया गया। इंस्पेक्टर आलोक राव ने रमेश गुप्ता के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाई तो पता चला कि 25 नवंबर की रात रमेश को जो कॉल आई थी, वो मानसी चौरसिया के फोन नंबर से ही की गई थी। अब मानसी से पूछताछ करना जरूरी हो गया था। इसलिए 3 दिसंबर को इंस्पेक्टर आलोक राव और एसएसआई राजेश मिश्रा ने एक महिला कांस्टेबल की मदद से मानसी को उसके घर से हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए कोतवाली ले आए। कोतवाली में जब मानसी से सख्ती से पूछताछ की गई, तो उसने आसानी से अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि रमेश की हत्या में उसके दूसरे प्रेमी अंकित सिंह, पिता रोहित चौरसिया और भाई दीपू चौरसिया ने उसका साथ दिया था। पूछताछ के दौरान मानसी ने रमेश की हत्या की जो कहानी बताई, वह इस तरह थी। उत्तर प्रदेश के जिला गोंडा की नगर कोतवाली इलाके में रामचंद्र गुप्ता अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी राजकुमारी, 2 बेटियां और 3 बेटे दिनेश, रमेश और सुरेश थे। रामचंद्र प्राइवेट नौकरी करते थे। उन्होंने बड़े बेटे दिनेश का विवाह कर दिया था, लेकिन विवाह के कुछ समय बाद दिनेश का व्यवहार ठीक न होने पर रामचंद्र ने उसे घर से निकाल दिया। यह लगभग 8 साल पहले की बात है। इस समय दिनेश अपने परिवार के साथ बस्ती जिले में रहता है। रामचंद्र ने अपनी दोनों बेटियों का भी विवाह कर दिया था। छोटे बेटे रमेश और सुरेश अब भी अविवाहित थे। रामचंद्र के कूल्हे में रॉड लगी हुई थी। उसके कारण उन्हें इन्फेक्शन हो गया था, जो किडनी और उसके आसपास फैल गया था। वह काफी समय से बीमार थे। इस वजह से उनकी देखभाल बड़ा बेटा रमेश किया करता था। देखभाल में व्यस्त होने के कारण रमेश कोई काम नहीं करता था और घर पर ही रहता था। रमेश ने बीए तक पढ़ाई की थी, जबकि सुरेश बैंक में मैनेजर के पद पर काम करने लगा था। विष्णुपुरी कॉलोनी से सटा अफीम कोठी मोहल्ला था। इसी मोहल्ले में रोहित चौरसिया अपने परिवार के साथ रहते थे। रोहित रेलवे में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था। उसकी पत्नी जगदेवी का देहांत हो चुका था। रोहित के 2 बेटे दीपू चौरसिया और सूरज चौरसिया और एकलौती बेटी मानसी थी। दीपू का विवाह रीमा नाम की युवती से हो चुका था। सूरज अविवाहित था और मुंबई में रहता था। मानसी ने इंटरमीडिएट तक पढ़ाई की थी, लेकिन इसके बाद पढ़ाई में उसका मन नहीं लगा
और वह घर के रोजमर्रा के काम करने लगी। रमेश और मानसी के घरों के बीच सिर्फ 200 मीटर की दूरी थी। दोनों एक दूसरे से परिचित थे। रमेश मोहल्ले में ही घूमता रहता था, इसलिए वह मानसी के चाल चलन से अच्छी तरह वाकिफ था। उसने भी मानसी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जिसे मानसी ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदलने लगी। वैसे भी दोस्ती ही प्यार की पहली सीढ़ी होती है, और रमेश और मानसी दोनों यह सीढ़ी चढ़ चुके थे। दोनों साथ में काफी समय बिताने लगे और मोबाइल पर भी बातें होती रहती थीं। जैसे जैसे समय बीतता गया, उन्हें एहसास हुआ कि उनकी दोस्ती की सीमाओं को पार कर वे उससे भी आगे बढ़ चुके हैं। दोनों का प्यार दिन ब दिन बढ़ने लगा और यह तय कर लिया कि वे जीवन भर पति पत्नी के रूप में साथ रहेंगे। जब दोनों ने विवाह की बात अपने घर वालों से की, तो रमेश के घर वालों को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन मानसी के पिता रोहित और भाई दीपू ने मना कर दिया। उन्होंने मानसी से कहा कि रमेश उनकी जाति का नहीं है और वह निठल्ला है, कोई कामधाम नहीं करता। ऐसे में शादी के बाद वह कैसे उसका ख्याल रख पाएगा। बाप की नसीहत मानसी के दिमाग में घर कर गई। अब तक उसने इस बारे में सोचा तक नहीं था, क्योंकि वह प्यार में इतनी डूबी थी कि कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। लेकिन बाप की नसीहत ने जैसे उसकी आंखें खोल दी थीं। अब मानसी ने रमेश से दूरी बनानी शुरू कर दी, लेकिन रमेश उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। इसी बीच मानसी की मुलाकात जानकी नगर मोहल्ला निवासी अंकित से हो गई। अंकित अच्छा कमाता था और रमेश के मुकाबले हर लिहाज से मानसी को ज्यादा अच्छा लगा। दोनों की मुलाकातें दिन ब दिन बढ़ने लगीं और उनके बीच की दूरी कम होती गई। मानसी अंकित के साथ बहुत खुश थी। रमेश ने देखा कि मानसी उससे दूरी बनाने लगी है। उसे अच्छा नहीं लगा और उसने जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों कर रही है। जल्द ही उसके सामने हकीकत आ गई। रमेश को लगा कि मानसी ने दूसरा प्रेमी मिलते ही उससे किनारा कर लिया है। यह बात उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी और वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। रमेश ने तय कर लिया था कि वह किसी भी हाल में मानसी को पाएगा। एक दिन रमेश ने मानसी से मिलकर उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन मानसी नहीं मानी। उसने रमेश से कहा कि उसके परिवार वाले उससे शादी करने को तैयार नहीं हैं और वह अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती। इस पर रमेश ने सीधे कहा कि ऐसे में तुम्हें अपने घर वालों को मनाना चाहिए था, लेकिन तुमने तो दूसरा प्रेमी ही ढूंढ लिया। यह सही नहीं था। मानसी को न मानते देख रमेश ने उसे धमकाया कि अगर उसने उसे छोड़कर किसी और को चुना तो उसके पास जो अश्लील फोटो हैं, उन्हें वह वायरल कर देगा। रमेश की यह धमकी सुनकर मानसी डर गई, लेकिन उसने हिम्मत दिखाते हुए कह दिया कि अब वह रमेश की नहीं हो सकती। इसके बाद मानसी के दिमाग में यही घर कर गया कि कहीं रमेश उसके अश्लील फोटो वायरल न कर दे। वह इसी डर में जी रही थी, इसलिए उसने ठान लिया कि रमेश को सबक सिखाना ही होगा। मानसी ने अपने दूसरे प्रेमी अंकित से कहा कि कुछ दिन पहले रमेश ने धोखे से उसके कुछ अश्लील फोटो खींच लिए थे और उन्हें दिखाकर वह उसे ब्लैकमेल कर रहा है। मानसी ने कहा कि उसे रोकने का एक ही तरीका है, रमेश को मार देना। अंकित ने भी इस काम में उसका साथ देने को हामी भर दी। दोनों ने सोचा समझा कि कहां और कैसे करना है। फिर उन्हें लगा कि वे दोनों अकेले यह काम ठीक से नहीं कर पाएंगे, इसलिए मानसी ने एक और रास्ता निकाला। उसने अपने पिता रोहित चौरसिया और भाई दीपू को साथ में लेकर यह काम करवाने का फैसला किया। योजना के मुताबिक मानसी रो रोकर अपने पिता और भाई से कहने लगी कि रमेश के पास उसके कुछ अश्लील फोटो हैं और वह उन्हें वायरल कर उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। यह सुनकर रोहित और दीपू को मानसी और रमेश पर गुस्सा आ गया, लेकिन पहले उन्हें रमेश को देखना था, क्योंकि उनके लिए मानसी की इज्जत यानी परिवार की इज्जत पहले थी। इज्जत बचाने के लिए पिता और भाई रमेश को सबक सिखाने को तैयार हो गए। तब मानसी ने उन्हें बताया कि इस काम में उसका दोस्त अंकित भी मदद करेगा। इसके बाद एक दिन मानसी ने अंकित को घर बुला लिया। फिर सबने मिलकर रमेश को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। 25 नवंबर को मानसी के भाई दीपू की पत्नी रीमा अपने मायके गई हुई थी। योजना के मुताबिक रात 10:30 बजे मानसी ने फोन कर रमेश को अपने घर बुलाया। रमेश अपने भाई सुरेश से घर के सामने रहने वाले मनोज गुप्ता के यहां जाने की बात कहकर निकला और सीधे मानसी के घर पहुंच गया। वहां मानसी, उसके पिता रोहित, भाई दीपू और अंकित मौजूद थे। रमेश के आने पर सबने पहले उसे शराब पिलाई। शराब में पहले से जहरीला पदार्थ मिला हुआ था। जहर का असर दिखने लगा तो रमेश की हालत बिगड़ने लगी। जब वह उठकर जाने की कोशिश करने लगा, सबने मिलकर उसे दबोच लिया और गला दबाकर मार दिया।
रमेश को मौत की नींद सुलाने के बाद रात 1 बजे उसकी लाश अपने घर के पीछे झाड़ियों से ढके खाली मैदान में बने सूखे कुएं में डाल दी गई। इसके बाद अंकित अपने घर चला गया, लेकिन उनका गुनाह छिप न सका। मानसी चौरसिया ने सभी के नाम उजागर कर दिए, जिससे इंस्पेक्टर आलोक राव ने अंकित, रोहित चौरसिया और दीपू चौरसिया की गिरफ्तारी के लिए दबिश देना शुरू कर दी। मानसी के हिरासत में लिए जाने के बाद ही तीनों अपने घरों से फरार हो गए थे। पुलिस के दबाव के कारण अंकित ने 6 दिसंबर 2019 को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। 8 दिसंबर को इंस्पेक्टर राव ने दीपू चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया। आवश्यक लिखा पढ़ी के बाद अभियुक्तों को न्यायालय में पेश किया गया और फिर जेल भेज दिया गया। अगर इस पूरे मामले को ध्यान से देखा जाए तो हत्या टल सकती थी, अगर शुरुआत में ही किसी ने समझदारी से काम लिया होता। रमेश को अपने गुस्से और जिद पर काबू रखना चाहिए था। प्यार में इनकार मिलना दर्दनाक होता है, लेकिन किसी को धमकाना या बदला लेना कभी समाधान नहीं होता। अगर वह मानसी की बात समझकर पीछे हट जाता तो उसकी जान बच सकती थी। मानसी को रमेश की धमकी की बात अपने परिवार या पुलिस को बतानी चाहिए थी। कानूनी रास्ता अपनाकर वह अपनी सुरक्षा कर सकती थी, बजाय इसके कि उसने हत्या जैसी खतरनाक योजना बना ली। मानसी के पिता और भाई को यह समझना चाहिए था कि हत्या से इज्जत नहीं बचती, बल्कि पूरा परिवार बदनाम और बर्बाद हो जाता है। उन्हें बेटी को समझाना चाहिए था, न कि उसके कहने पर किसी की जान लेने निकल पड़ना चाहिए था। अंकित को भी मानसी को सही सलाह देनी चाहिए थी। अगर वह उसे समझाता कि पुलिस या कोर्ट की मदद ली जा सकती है, तो एक निर्दोष की जान नहीं जाती और न ही 4 जिंदगियां जेल में सड़ती। किसी भी रिश्ते में अगर धोखा, धमकी या डर की स्थिति बनती है, तो कानून और बातचीत ही सबसे सही रास्ता है। बदले की भावना में किया गया कोई भी कदम न सिर्फ अपराध बनता है, बल्कि जिंदगी भर का पछतावा भी छोड़ जाता है। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है, जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।